वैष्णव जनन तो तेने कहिए जी, पीर पराई जाने रे। यानी सच्चा ईश्वर भक्त वही है जो दूसरों की पीड़ा को समझे। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे स्टूडियो में ऐसे ही दूसरों की पीड़ा को समझने वाले सच्चे मनुष्य मौजूद हैं। स्वागत कीजिए गिरीश भाई शाह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम अपने दर्शकों को बता दें कि गिरीश शाह जी केंद्रीय पशुपालन बोर्ड के सदस्य हैं और उन्होंने अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित कर रखा है। वो संतों की सेवा करते हैं, लाखों गौ माताओं को संरक्षण प्रदान करते हैं, भूगर्भ के जल को बचाने के लिए मुहिम चलाते हैं, धरती माता को हरा भरा करने का मिशन उठाए बैठे हैं, आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए डिजिटल हेल्थ कैंप लगवाते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि गिरीश जी इतने सारे काम सुचारू रूप से कैसे कर लेते हैं। गिरीश जी, शुरुआत करते हैं पिंजरापुल गौशाला व्यवस्था से जी, जहां लाखों गौ माताओं को संरक्षण दिया जाता है गुजरात और महाराष्ट्र में। ये व्यवस्था कैसे है और कैसे चल रही है? ये दर्शकों का और सभी उदय इंडिया के जो चाहक है उन सबका मैं धन्यवाद भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं। मैं हूं गिरीश जयंतीलाल शाह, मैनेजिंग ट्रस्टी हूं समस्त महाजन संस्था का और भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का सदस्य हूं। गौशाला और पांजरापोल ये शब्द आते ही अपने को लगता है बीमार घायल गायों की व्यवस्था, जी, लेकिन भारत के 6.5 लाख गांव अपने आप में एक गौशाला थी। वो इसलिए कि हर गांव में पशुधन है, हर गांव में गौमाता है, हर गांव में जो गौमाता है उसमें से जो दूध दे रहे उसके अलावा पहले उसका उपयोग बैल के रूप में, बैलगाड़ी के रूप में होता था, जो उसका सही उपयोग था। अब पिछले 20-25 साल में डेवलपमेंट के चक्कर में ट्रैक्टर्स आ गए, प्लोइंग के लिए भी ट्रैक्टर्स आ गए, तो बैलों का उपयोग बिल्कुल कम हो गया। उसके चलते जो बछड़े जन्मते हैं, पशुपालन बढ़ गया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी अभी वाराणसी में बनास डेयरी का जब ओपनिंग था तब बताया कि 7.5 करोड़ किसान है भारत में, लेकिन 8.5 करोड़ पशुपालक है। तो किसानों से भी पशुपालकों की संख्या ज़्यादा है, 2 करोड़ ज़्यादा है। अब पशुपालक ज़्यादा है तो वाकई में ये तो यही होगा कि भी दूध निकाल रहे, तो जो नेचुरल प्रोसेस है प्रेगनेंसी गौ माता की या भैंस की, और कभी बछड़ा कभी बछड़ी, तो बछड़ी जन्मेगी तो रखेगा भी 2, 2.5, 3 साल के बाद वो वापस दूध देना शुरू करेगी। बछड़ा जन्मेगा, न कास्ट्रेशन करते हैं और न उसका कोई उनके पास उपयोग है, तो उसको छोड़ देते हैं रास्ते पे, और फिर आवारा पशु, एक्सीडेंट्स, ये सब समस्याएं हो जाती है। तो मेरा तो पूरे भारत के 6.5 लाख गांव के सरपंचों से, ग्राम पंचायतों से और जो 19,500 गौशालाएं भारत में विद्यमान हैं उनके संचालकों से यही निवेदन है कि आपको सिर्फ ये गौमाता या पशुधन, मैं पशुधन इसलिए कह रहा हूँ कि कई सारी जगह पे भैंस के बछड़े भी आते ही है, भेड़ बकरियाँ आती है, और भी अन्य प्रकार के पशु कई एनिमल वेलफेयर शेल्टर्स में आते हैं। इनको आप सिर्फ दूध के नज़र से मत देखें, बहुत बड़ी बात है। इनको आप गोबर के नज़र से देखें। गोबर और गौमूत्र, हाँ, तो गोबर और गौमूत्र की नज़र से आप जब देखेंगे तो आप ये समझो कि एक गांव में 3,000-4,000 पशुधन है, उसमें से 300, 400, 500 मुश्किल से दूध देते हैं, लेकिन बाकी के 2,500 जो पशुधन है उसका गोबर रोज का 5-10 किलो के एवरेज से गिनो तो 10 से 20 हज़ार किलो गोबर, तो रोज की 10-20 एकड़ जमीन ऑर्गेनिक हो जाएगी। जी जी। तो हमें गौशाला और पांजरापोल चलाते समय नजरिया रखना पड़ेगा कि हमारी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है। पहला है चारा, दूसरा है पानी और तीसरा है शेल्टर। शेल्टर मतलब, मैं शेल्टर का मतलब ये करता हूँ कि शेड की जगह पे चारा है तो हमें खुद का उगाना चाहिए, हमें खरीदने का चारा का व्यवस्था छोड़ देना चाहिए। पानी है तो जलधर जलमा जाणु, सर्वश्रेष्ठ पानी बारिश का है, तो उसको संग्रहित करना है तालाब में, तो हमें वो तालाब की व्यवस्था हर गौशाला में करनी है ताकि 12 महीना पानी कहीं से खरीदना ना पड़े। और तीसरी बात है जो शेल्टर की है, तो पतरे का, सीमेंट का शेड बनाओ, ठीक है, लेकिन जितने ज़्यादा मात्रा में आप 1 एकड़ में 10-12 बरगद, नीम, पीपल, इमली, आम, औदुंबर, जामुन ऐसे बड़े बड़े पौधे लगाएंगे
तो 500 साल तक पक्षियों को भी निवारा चारा मिल जाएगा और नीचे पशु को छांव मिल जाएगी। यानी कि आपने जो गौशाला की व्यवस्था बताई वो सेल्फ सस्टेनेबल मोड पे होनी चाहिए, यानी कि पानी भी वहाँ का, शरण भी वहाँ की प्राकृतिक, और चारा भी वहीं उपजा लें। ये बहुत बड़ी बात है। आपको इन सारे कार्यों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, सब आइडियाज़ कहाँ से आते हैं आपके पास? ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरे गुरु की कृपा है। मेरे गुरुदेव परम पूज्य पन्यास चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब ने 1996 में मुझे प्रेरणा की कि भाई तू गौशालाओं का काम कर। तो मैं डायमंड का व्यापारी हूँ, तो मैंने सोचा ठीक है गौशाला का काम करूँ, सुबह से शाम ऊपर से नीचे उतरूंगा, 2 ऑफिस में जाऊँगा, 2-5 हज़ार लेके आ जाऊँगा और चारा ला के खिला दूंगा। फिर 15-20 दिन हुए, मैंने कहा ये ठीक नहीं है, मैं किसी के पास हाथ फैलाने जाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं वापस गया गुरु महाराज के पास कि कुछ दूसरा काम दो। बोले क्यों? मैं कहा ये मांगने का काम नहीं जमता है। बोले गिरीश भाई, महाजनों ये न गतः सपंथा, महाजन जिस मार्ग में चलते पूरा देश पूरा विश्व चलता है। तो महाजन को हाथ फैलाना नहीं है, व्यवस्थाएं खड़ी करनी है। और व्यवस्था कोई सेंट्रलाइज नहीं हो सकती है। 6.5 लाख गांव के लिए एक तालाब बनाओ और सबको पानी भेजो, ये किसी पागलपन की निशानी है। हर गांव को पानी मिलता है, हर गांव में जमीन है, चारागाह है, गौचर है, वेस्टलैंड्स है। तो उसी में जब चारा उगेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं लगेगी। हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये स्लोगन हमको दिया है। मेरे 2000 की साल की एक पुस्तक है, उसमें मैंने पांजरापोल को स्वावलंबन बनाने का सूत्र 2000 की साल 23 साल पहले दे दिया था कि वी नीड टू बी सेल्फ सस्टेन्ड। चारा कहीं से खरीद के लाना मतलब उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डीजल, प्रदूषण सब इकट्ठा हो जाएगा। और चारा जमीन पे उग रहा है लोकली। आप बोलोगे जमीन नहीं है, तो मैं इस समस्या से, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। देश के सभी गांवों के 6.5 लाख गांव के अंदर हर गांव में 2 चारागाह है, हर गांव में 2 वेस्टलैंड्स है। एक चारागाह होता था चातुर्मास के 4 महीने का, जो छोटा वाला होता था, गाय 4 महीना उसी में रहेगी। दूसरा चातुर्मास के बाद 8 महीने का बड़ा चारागाह रहता था। 8 महीना सभी पशुधन पूरे गांव के सुबह दूध देने के बाद गवालिए लेके निकलते थे, चारागाह में जाते थे। ये परंपरा किसने चालू की मालूम है? दर्शकों को शायद मालूम है नहीं है, लेकिन ये परंपरा भगवान श्री कृष्ण ने चालू की। हाँ, जन्माष्टमी का उनका जन्म है। लेकिन गोपाष्टमी क्या है? दिवाली के बाद 8 दिन के बाद जो गोपाष्टमी आती है, भगवान कृष्ण जी खुले पैर गौ माता को लेके चराने को गए, वो गोपाष्टमी है। और उस दिन से जब चातुर्मास 8 महीने तक गाय को चराने के लिए गौचरों में, चारागाह में घूमना था। और वहीं पे जो तालाब होता वहाँ पानी पी के शाम को जब वो तृप्त हो जाती थी, तब भाग के गांव में आती थी। ऐसे दृश्य हमने सबने देखे होंगे। उसको गोधुली वेला कहते थे। और 25-50 साल पहले जब शादी ब्याह के अच्छे मुहूर्त नहीं मिलते थे, तो ज्योतिष महाराज ये कहते थे गोधुली बेला शादी करा दो। ये शायद हम सब ने सुना होगा। गोधुली बेला शादी मतलब क्या? तृप्त गौ माता जब भाग के आती है तो उसके पैर दौड़ने से माटी पूरे हवा में फैल जाती है, सारे खराब ग्रह ढक जाते हैं, और उसी समय शादी होती है जो 50 साल चलती है। अभी तो कार्बन डाइऑक्साइड और पूरा दारू, दुराचार, व्यभिचार, मांसाहार के बीच में शादियां हो रही है। 6 महीने में तो फटाकड़े फूटने लगते हैं और डाइवोर्स होने लग रहे हैं। जी, अब पशुधन से हम आगे बढ़ते हैं आपके अगले कदम की तरफ। भारत में जल का विशाल भंडार है, लेकिन फिर भी देश के कई इलाकों में पानी की समस्या देखी जाती है। इस समस्या का समाधान भूजल संरक्षण से ही हो सकता है। इसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, हमें उसके बारे में कुछ बताएं। भारत के कोई भी गांव में आप जाओ, आप विजुअलाइज करो अपने आपके मन में, तो उस गांव में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, ज़्यादा से ज़्यादा 8 तालाब मिलेंगे। आप अपने गांव को विजुअलाइज करो। सभी दर्शकों को कहता हूँ सिर्फ दिमाग में लगाओ कि भाई मेरा गांव कौन सा है, वहाँ तालाब है कि नहीं। पक्का होगा। 10 दिशा, हमारे जैन शास्त्रों में 10 दिशा लिखी है। तो 8 दिशा में जिस दिशा में पानी गिरेगा उस दिशा का पानी वहाँ कलेक्ट होता था। और एक तालाब का पानी दूसरे तालाब के साथ नाले के माध्यम से कनेक्ट होता था। वो 8 तालाब इंटरकनेक्टेड थे। और फिर एक नाला उस दूसरे गांव तक, उस तरफ के गांव तक, सब गांव तरफ भी नाले थे।
मतलब ओवरफ्लो पानी दूसरे गांव तक पहुंचता था, एक्स्ट्रा वाटर। मान लो कि यहाँ पे ज़्यादा बारिश गिर गया तो यहाँ के तालाब भरने के बाद ओवरफ्लो दूसरी जगह जाता था। 9वीं दिशा है ऊपर की, धरती से पानी गिरता था। 10वीं दिशा है धरती माता, आकाश से पानी गिर रहा है और जमीन उसको संभाल रही है। करोड़ों लीटर के टांके बनाओ, अब्जों रुपया लग जाएगा। तालाब बनाने का खर्चा क्या? कोई लंबा नहीं। अच्छा, तालाब तो सालों से नहीं, अब्जों साल से, हजारों साल से बने हुए हैं। नदी है, नाले है। हमें सिर्फ ये जो बैसाखी की परंपरा थी ना, ये क्या परंपरा थी? हर गांव के लोग बैसाखी के दिन, मतलब मई महीने का पूरा तपता सन है, उस समय तालाब पे आते थे। सब अपने अपने बैलगाड़ी वगैरह लेके आते थे, कोदाड़ी, पावड़ा, जो सब साधन। तालाब से सूखी जो एरिया सूख जाता था, उसकी कड़क माटी, सूखी माटी जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते थे, वो लेके अपने अपने गाड़े में, अपने बैलगाड़ी में लेके अपने खेत में डाल देते थे, ताकि खेत भी समृद्ध हो जाता था और तालाब का डिसिल्टिंग हो जाता था, तो वापस उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मेंटेन हो जाती थी। ये परंपरा को हमने बैसाखी में भांगड़ा नृत्य और भांग पीने के अंदर छोड़ दिया है। हाँ, तो मेरा तो पूरे भारत के सभी 130-35 करोड़ की प्रजाजन से विनती है, बैसाखी की परंपरा शुरू करो और अपने गांव के तालाब, नदी, नाले, कोई सरकार का पैसा, नाबार्ड का पैसा, फिर अभी तो जल संरक्षण मंत्रालय का, अरे करोड़ों, लाखों करोड़, 50,000 करोड़ का बजट है नाबार्ड का, 50,000 करोड़ का है वो मनरेगा का, 50,000 करोड़ का है जल संधारण का, फिर भी इस देश में पानी की समस्या है। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इतने बड़े बड़े डैम बना दो और उस डैम से अब्जों रुपया खर्चा करके कोई छोटे गांव में पानी पहुंचाओ, फिर वहां जो बारिश का पानी गिरता है उसका क्या करो? तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। यानी गिरीश भाई ने हमें समझाया कि प्राचीन भारतीय परंपराओं को हम पुनर्जीवित करें तो भारत की जल समस्या का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा, हमें कुछ विशेष प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। गिरीश भाई ने एक और बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, वो धरती माता की हरियाली रूपी वस्त्र को पुनर्जीवित रखने का, उसको रिचार्ज करने का। हरियाली धरती माता का वस्त्र है जिसे हम लोग अंधाधुंध विकास की होड़ में छीनते जा रहे हैं और इसका खमियाजा हम खुद भुगतते हैं। प्रदूषित हवा, मतलब गंदी मिट्टी और ख़राब जल, ये हम खुद भुगतते हैं, लेकिन हम फिर भी बाज नहीं आते हैं। तो हम अपने दर्शकों को बताएं कि गिरीश भाई पेड़ लगाने की मुहिम में चलाते हैं और उन्होंने सफलतापूर्वक लाखों पेड़ों का रोपण किया है, इस धरती को नए वस्त्र प्रदान किए हैं। इसके बारे में हमें दर्शकों को कुछ बताएं। हाँ, तो दर्शक मित्रों, ऐसा है कि हर गांव में, हम वापस अपने अपने गांव तरफ चलते हैं, हर गांव में आपको बरगद का झाड़ दिखेगा ही दिखेगा। भारत के कोई भी गांव में आप चले जाओ, हर गांव में आपको पीपल का झाड़ दिखेगा ही दिखेगा। वही सती सावित्री का पीपल, हमने उसको है ना सिर्फ दोरा बांधने तक छोड़ दिया है। एक्चुअली पीपल का वृक्ष 24 घंटा ऑक्सीजन देता है और उसका जीवन 500 साल का है। तो ऐसा कहते कोई एक पौधा लगा दो आप तो 500 साल तक पुण्य मिलता है। पौधा आज लगाया, पुण्य 500 साल तक कैसे मिलेगा? उस पीपल के झाड़ पे 500 साल तक पक्षी बैठ के अपना पेट भरेंगे और आशीर्वाद देंगे। इसलिए ऐसा कहा गया है कि वृक्ष ऐसे लगाओ जो 500 साल तक टिके और 500 साल तक आपको 7 पीढ़ी तक आपका पुण्य मिलता रहे। औसतन 70 ईयर्स की पीढ़ी गिनी जाए तो 7 पीढ़ी पूरी हो जाती है। तो हर गांव में, मान लो कि कोई भी ग्राम पंचायत देख लो तो मोटा मोट 1000 परिवार की, मतलब 3 से 5,000 लोगों की ग्राम पंचायत होती है। बस समस्या कोई है ही नहीं। 3,300 वृक्ष हर गांव में, वो भी कोई ज़मीन काट के नहीं, रोड साइड, वेस्टलैंड की बाउंड्रीज, गौचर की बाउंड्रीज, ताकि ऑटोमेटिक बाउंड्रीज भी फिक्स हो जाए, नाले जो है उसकी बाउंड्रीज। और पौधे कौन से लगाने हैं? बरगद, पीपल, नीम, आम, इमली। फिर हरडे बेड़ा आंवला लगा दो तो पेट की समस्या भी साफ। फिर समी, बेलपत्र, औदुंबर, जामुन, ये 4 पानी के वृक्ष हैं। औदुंबर तो ऐसा वृक्ष है कि उसके अंदर जब 10, 20, 25 साल का औदुंबर का पौधा, पेड़ आप देख लो, उसके नीचे कुआं भी खोदो तो पानी निकल जाएगा। इट प्रोड्यूसेस वाटर। औदुंबर यानी कि गूलर का पौधा। हाँ, आपने किन किन क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य किया है? लगभग कितने पेड़ लगाए होंगे आपने अभी तक? अभी तक सक्सेसफुली 18 लाख वृक्ष हम लगा चुके हैं। एक वृक्ष का हमें
3,000 रुपया 3 साल का खर्चा आता है। हम डोनर से एक वृक्ष का 3,000 रुपया लेते हैं, बाकायदा उसकी 3 साल तक उसमें नेम प्लेट भी रहती है, और एक गांव में 3,300 वृक्ष मिनिमम, मतलब 1 करोड़ रुपया का खर्चा होता है। उसमें वो तालाब की सफाई, नाले की सफाई, बबुल सफाई, गौचर सफाई, ये सारा काम साथ में ही हो जाता है। और 3 साल तक हमारे टैंकर, हमारे ट्रैक्टर और हमारे स्टाफ उसी गांव में रहते हैं। गांव वालों ने सिर्फ पानी देना है, पौधों को पिलाने को, रहने की स्टाफ की व्यवस्था करनी है, बाकी खाना पीना भी वो खुद करेंगे। और 3,000 रुपया प्रति पौधा देना है। उसमें हमें 100-200 रुपया हमारे में से ही खर्च होता है। मतलब ये नहीं कि 3,000 में हमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 3 साल तक की जिम्मेदारी हमने, मान लो कि कोई गांव में 3,300 पौधे का लिया काम, तो 3 साल के बाद हम गिनाएंगे ये 3,300 पौधे हैं। मान लो कि 50 पौधे कम है तो हम 3,000 के हिसाब से पैसा वापस देंगे। ये गारंटी से हम काम कर रहे हैं। अभी 18 लाख पौधे राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगा चुके हैं। मैं तो भाई पूरे भारत का काम करना चाहता हूँ, लेकिन अब देखो भगवान और जगन्नाथ के जितनी कृपा होगी उतना कर लेंगे। लेकिन ये कारवां है, करते रहे, चलते रहे, सब साथ में मिलते रहे, तो भारत का जो अमृत काल अभी शुरू हुआ है, अमृत महोत्सव पूरा हो गया। 25 साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अमृत काल नाम दिया है। तो ये 25 साल में भारत के हर गांव ये स्वनिर्भर, आत्मनिर्भर होना चाहिए। जब आज़ादी के वक्त नमक का सत्याग्रह हुआ तो मुझे उसका स्टडी करने का मन हुआ कि ये नमक के ऊपर टैक्स लगा, उसमें दांडी कूच करने की महात्मा जी को क्या ज़रूरत थी। लेकिन तब समझ में आया कि भारत के 6.5 लाख गांव में सिर्फ एक ही चीज़ बाहर से आती थी, वो नमक था। नमक के अलावा किसी गांव में कोई भी चीज़, न अनाज न पानी, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आती थी। हर चीज़ अपने, देखो गाय को रखोगे तो दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी मिलेगा, उसका गोबर मिलेगा, गोबर से खेती होगी ऑर्गेनिक जहाँ पे ज़्यादा बारिश है वहाँ चावल होते थे, जहाँ पे कम बारिश है वहाँ बाजरी, मक्का, ज्वार, अपने देसी सब होते थे, तेल मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब जिस एरिया के आबो हवा के हिसाब से वहाँ का सब खान पान 12 गांव, हर 12 किलोमीटर पे खान पान सब चेंज हो जाते थे। वृक्षों की भारत में इतनी महिमा है कि गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा कि अश्वत्थम सर्ववृक्षाणाम, पेड़ों में अश्वत्थ हूँ। अच्छा, इन सारे कार्यों के लिए, इन जनहित कार्यों के लिए आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या मदद चाहिए होती है आपको? विनोबा भावे जी का एक बहुत अच्छा वाक्य है, जितना असरकारी उतना असरकारी। तो बस हमें तो यही उम्मीद है कि सरकार इन कामों में साथ में रहे। बाकी समाज, हर बार गली में हमने किसी ने जाके बल्ब फोड़ दिया और हम ये सोचे कि भाई सरकार आके ये बल्ब लगा दे, तो वो हमारे पैसे से ही लगना है, टैक्स तो हम ही भर रहे हैं। और अभी तो जीएसटी के माध्यम से हर व्यक्ति के खिस्से से टैक्स जा रहा है, सिर्फ इनकम टैक्स वाले ही टैक्स देते हैं ऐसा नहीं। मुझे तो लगता है भारत सरकार ने इनकम टैक्स व्यवस्था ही बंद कर देनी चाहिए, इतना पैसा आ रहा है इनके पास जीएसटी के माध्यम से। तो सरकार, हाँ आपकी बात एकदम सही है कि सरकार क्या करे। मुझे ये लगता है कि भारत सरकार ने 6.5 लाख डोनर्स ढूंढने चाहिए, और भारत सरकार के पास है। हर डोनर को ये कहना चाहिए, भैया तेरे ये 10-20 गांव तुझे दे दिए, ये 20 गांव में ये जो 15 चीज़ें हैं ये होनी चाहिए, तालाब है, गौचर है, वृक्षारोपण है, कम्युनिटी सेंटर है, लाइन करते जाओ, टिक करते जाओ। उसमें सरकार की जिन जिन व्यवस्थाओं का पैसा है वो एस्क्रो अकाउंट में, डोनर का पैसा, सरकार का पैसा और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। क्योंकि आज मान लो कि टाटा है, बिरला है, अदानी है, अंबानी है, ये लोग जो इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इन्होंने किसी ने 10,000 गांव ले लिए क्योंकि इनके पास 10,000 करोड़ है CSR के, 20,000 जिसके पास जितने हैं। एक गांव में 1 करोड़ रुपया एक साल में खर्च करना है, तो 6.5 लाख करोड़ रुपया हुआ। उसमें 6.5 लाख डोनर मान लो कि 25% या 40% या 50% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बाकी के 3-4 लाख करोड़ सरकार उसमें ज्वाइन। अभी तो क्या हो रहा है, सरकार की सारी व्यवस्थाएं सरकारी स्तर पे हो रही है। तो मनरेगा के जितने काम हो रहे हैं वो रजिस्टर भरने वाले ही काम हो रहे हैं, ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा है। अब हो भी रहा है तो वही खड्डा 1 बाय 1 का, फिर अगले 3-4 महीने वो माटी से भर जाएगा, अगले साल वापस वही खड्डा हो रहा है, वही पैसे जा रहे हैं। तो सरकार और समाज एक जॉइंट वेंचर हो जाए और समाज को जिम्मेदारी दी जाए, भाई आपकी
किस गांव के हो, उस गांव में कोई एक धनपति तो होता है जो 1 करोड़ खर्च कर सकता है, तो 6.5 लाख डोनर सरकार को आराम से मिल जाएंगे। और 5 साल तक एक गांव में 5 करोड़ रुपया खर्चा होता है। आप समझिए उस गांव के तालाब ठीक हो जाएंगे कि नहीं, वृक्ष हो जाएंगे, पानी की समस्या खत्म, चारे की खत्म, पशुपालन के आधार पे दुग्ध व्यवसाय। स्विट्जरलैंड सिर्फ दूध की इकोनॉमी पे, नेदरलैंड दूध की इकोनॉमी पे चलता है, तो भारत को सोने की चिड़िया कहते थे जी। वो क्या पूरा भारत सोने से मढ़ा हुआ था क्या? सोने की चिड़िया मतलब हर गांव में घी जैसा, सोने जैसा घी बनता था, इसलिए सोने की चिड़िया था भारत। अब तो नई रिसर्च बताती है गिर गायों के गोमूत्र में सोना निकलने की कुछ व्यवस्था हो रही है। अच्छा, हम अगली मुहिम की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि नर में ही नारायण बसते हैं, जिनकी सेवा सबसे पहले की जानी चाहिए। अभी हाल में ही आपने लोगों के स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए डिजिटल हेल्थ केयर फॉर कॉमन मैन की मुहिम चलाई, उसके बारे में बताएं। उसमें आपकी टीम ने कैसे इतनी बड़ी मुहिम चलाई थी? कोरोना का वक्त था, हमारे एक भारतीय जैन संगठन के हमारे वरिष्ठ है शांति भाई, और उन्होंने और हमने मिल के पूरा ये महाराष्ट्र में बहुत अच्छी तरह से एक एक झोंपड़पट्टी में एक एक जगह जाके उनकी दवाई, उनकी व्यवस्थाएं, उनका पूरा एम्बुलेंस ही बड़ी बना ली थी, और उसी एम्बुलेंस में पूरा ऑन द स्पॉट चेकिंग, और फिर उसको कागज़ भी देने की ज़रूरत नहीं, फिर कोड नंबर दे दिया, उसके मोबाइल में ऐप में सारी चीज़ें आ गई, और बस फिर उनको दवाई चाहिए। अब तो क्या जेनरिक स्टोर्स भी इतने 10,000 से अधिक हो गए, तो हेल्थ जनौषधि केंद्र, हाँ जनौषधि केंद्र, हाँ जनौषधि, तो उसको भी उसमें लिंक कर देते हैं, तो काफ़ी मतलब गरीब जो प्रजा है उसको बहुत बड़ी राहत हो गई है इससे। कितने लोगों को जोड़ा आपने इससे? मतलब 10 लाख से अधिक, 10 लाख से ज़्यादा लोगों को जोड़ लिया पूरा सिस्टम में। वो हमारी साथी इस बारे में अच्छी रिपोर्टिंग हुई थी, और महाराष्ट्र के रूरल इलाकों में, आदिवासी इलाकों में इसमें बहुत चर्चा भी हुई थी नेशनल मीडिया में। उन्होंने खबरें की थी इस बारे में, और खासकर बंजारा समुदाय के लोगों को आपने कनेक्ट किया, जो कि एक जगह टिकते नहीं हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन वो काम हमारे किया। शांति भाई मुथा बहुत एक पवित्र आत्मा है भारतीय जैन संगठन से, तो पूरा वो इसको हेड उन्होंने किया था। और हम लोग क्या समाज से, जैन समाज से तो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ही रहते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, आप पशुपालन हो गया, जल संरक्षण हो गया, और इतने सारे काम पब्लिक हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, इसमें तो करोड़ों अरबों रुपए की आवश्यकता होती होगी। इतना धन का जो आवागमन है वो आप कैसे प्रबंध कर पाते हैं? इसका मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं? मनी मैनेजमेंट कैसे होता है सारे? हाँ, 3-4 चीज़ें हैं। एक तो जिस गांव में हम काम करते हैं, हम चाहते हैं कि उस गांव से कम उस गांव के हर व्यक्ति से फंड आवे, तो हम क्या करते हैं, डीजल गांव वाले देंगे तो मशीन हम देंगे, तो 50% तो वैसे ही रिलीज हो गई। मिट्टी उठाएगा किसान उठाएगा तो ही हम काम करेंगे, तो वो और 20% रिलीफ हो गई। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन, पेड़ लगाएंगे भाई, 3,000 का पेड़ है, 1,000 रुपया गाँव वाला देगा तो ही 2,000 डोनर का लगाएंगे। नहीं तो क्या होगा, पेड़ मैं लगा रहा हूँ, पिंजरा मैं लगा रहा हूँ, रात को आके वो पिंजरा लोखंड है उठा के बेच आएगा, और झाड़ काट के गाय को खिला देगा, बकरी को खिला देगा। तो लोकल पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व का है। भारत में कोई भी गांव गरीब नहीं है। अभी मैं 4 चीज़ का आपको एग्जांपल देता हूँ। हर घर में मोबाइल है, उसका रिचार्जिंग का पैसा उसके पास है। हर घर में 2 व्हीलर 4 व्हीलर है, उसका डीजल पेट्रोल का पैसा उसके पास है। हर घर में, छोटी सी बात करता हूँ, साबुन का उपयोग होता है कि नहीं होता है? एक घर 50 रुपये का साबुन यूज़ करे, और एक गांव में 1,000 परिवार है, तो रोज का 50,000 का साबुन गांव के गटर में जा रहा है, कपड़े धोने का, नहाने का, बर्तन धोने का, गाड़ियाँ धोने का। तो गरीब कहाँ है? तो ये गरीबी वाली व्याख्या को कोई सुधार करना पड़ेगा। मैंने मेरे एक गांव में, नेसड़ा गांव में, पूरा एक सर्वे रिपोर्ट करवाया है। आई एम शॉक्ड, 10 करोड़ रुपया गांव में यूटिलाइज हो रहा है। 62 प्रकार के तो वो वेफर्स और ये सब चीज़ें मिल रही है, पैकेट्स। जो बच्चा स्कूल में जा रहा था उसमें डब्बे में चकरी या पोहे लेके, वो बच्चा आजकल 10-20 रुपया लेके जा रहा है, और 1,000 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हर बंदा 10-20 रुपया का पैकेट वहीं से खरीदता है, दुकान के बाहर ठेले से, वहीं फाड़ता है, वहीं खा लेता है, और कचरा वहीं डालता है जो हमारी गौ माता खा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि फंडिंग की जो व्यवस्था है हमारे पास, तो हमारा जैन समाज बहुत अच्छा फंडिंग कर रहा है। उसके साथ साथ CSR में से काफ़ी फंडिंग आ रहा है।
तो हमारी संस्था समस्त महाजन है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 0 है। जो व्यक्ति हमें 1 करोड़ रुपया देगा उसको हम पूरा 1 करोड़ रुपया उसको जहाँ इच्छा होगी, टेलर मेड प्रोग्राम जैसा है, जहाँ इच्छा होगी वहाँ उसी गांव में काम करके दे देंगे। तो हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। उसके लिए जो हमें खर्चा होता है वो हमारा ट्रस्ट का व्यवस्था ऐसा है कि हम 40 ट्रस्टीज जो है वो हमारे खिस्से में से साल में एक बार कुछ ना कुछ फंडिंग दे देते जिसमें से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो समाज का दान आता है वो 100% यूटिलाइज होता है। अन्य संस्थाओं में देने के बाद 20-30% तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लग जाती है। तो हमारे पर लोग इसलिए ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं और ज़्यादा फंडिंग कर रहे हैं। तो CSR आता है, FCRA मतलब हमारा फॉरेन से भी अच्छा दान आ रहा है, क्योंकि लोगों को ये फॉरेन वालों को भी यही होता है, भाई हम पैसा दे रहे हैं पूरा खर्च तो हो जाएगा ना। हो जाएगा भाई, तू सोच रहा है 1 करोड़ दे रहा है, वहाँ पे खर्चा 1 करोड़ 2 लाख होगा, क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ 10 बार जा रहा हूँ, अपने पैसे से जा रहा हूँ, तो वो सारा खर्चा तो लगता ही है। कि साख एस्टेब्लिश है ना, साख बनी हुई साख आपको मदद करती है। लेकिन लोकल पार्टिसिपेशन का फंड फर्स्ट थिंग 25% मिनिमम, डोनर का फंड, ये सब जोड़ के जब करते हैं तो भारत के 6.5 लाख गांव मोदी जी 2024 में वापिस आ जाए और 2029 तक मैं तो ये मानता हूं कि मोदी जी की जो इच्छा है, जो मनीषा है, हर गांव आत्मनिर्भर होना चाहिए। 6.5 लाख गांव इंटू 5 ईयर्स 33-34 लाख करोड़ में भारत का हर गांव आत्मनिर्भर हो जाएगा। उसके पानी के तालाब लबालब होंगे, नाले लबालब होंगे, हर गौचर में चारा होगा ताकि कोई भी स्ट्रे कैटल नहीं रहेगा। और गाय को जब वो दूध नहीं देती और मेल कैटल है उसको भी कोई छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मेल कैटल भी गोबर तो देता ही है, तो गोबर से ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगी। तो हर गांव की जो अभी हमारी ये इस देश की 1,20,000 करोड़ की फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, आपने शुरुआत में ही मेल पशुओं की समस्याओं के बारे में बात की थी। अभी हाल में CSIR की रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने रिसर्च की है कि वो सीमेन को ऐसे वो करेंगे कि सिर्फ मादा पशु ही आ पाए, या फिर वो ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इससे कोई मदद मिलने वाली है क्या पशुपालन में? ऐसा नहीं हो सकता है। इट इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोसेस। हाउ कैन हम कैसे किसी नेचुरल व्यवस्था को तोड़ दे? उसका सीमेंस फॉरेन से लाना पड़ेगा। नहीं, CSIR पूछा, दिल्ली का ये रिसर्च था ये। हाँ, 5 बार में से 1 बार सक्सेस आ रही है अभी, और उसकी प्रोसेस कितनी नॉट नेचुरल है। अंदर हाथ डालो, फिर वो सीमेंस इंजेक्ट करो। क्यों पशु पे ये अत्याचार कर रहे हो? कल उठ के आप स्त्री पे भी ये अत्याचार करोगे क्या? कि सिर्फ स्त्री जन्मनी चाहिए या सिर्फ पुरुष ही जन्मना चाहिए, ऐसा करोगे? क्यों? लेट देम लिव देयर नेचुरल लाइफ। उनकी कुदरती जो व्यवस्था है उसको हम क्यों तोड़ना चाहते हैं? हाँ, मान लो कि मेल पशु का सांड बनाने में उपयोग नहीं है, थोड़े उसकी क्वालिटी की वजह से कास्ट्रेशन करके उसको बैल बना दो, नहीं तो एटलीस्ट कास्ट्रेशन करा के उसको इस गौचर की व्यवस्था में आराम से अपनी जीवन जीने दो। अब जंगल में शेर है, ये है, वाघ है, सब है, जी रहे हैं ना अपने आप से, कुछ आप कर रहे। तो इन गौचर ये गौ माता का घर है। जिसने भी आज तक भारत में गौचर में अपना घर बनाया या गौचर को दबाया, खेती बनाई, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। ऐसे मेरे पास हजारों रिकॉर्ड्स है। जी, बहुत खूब। तो हम बात कर रहे थे उदय इंडिया के दर्शकों के सामने गिरीश भाई शाह जी थे, जो कि देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए और सार्वजनिक सुखाए बहुत सारे कार्य किए हैं। हम उदय इंडिया की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने स्टूडियो में आने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग उनके वक्तव्यों को उन्होंने सुना तो उनसे प्रेरणा लेंगे और गाँवों को स्वावलंबी बनाएंगे, गौ माता के संवर्धन के लिए कार्य करेंगे, धरती को हरा भरा बनाएंगे और जल संरक्षण तो जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।